सोने चांदी की तो बात हुई, लेकिन अब बात यहाँ पर करेंगे खाने के तेलों की। और पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी अब हमारे साथ हैं। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले इंटरनेशनल क्यूज पर एक सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है सोयाबीन का। हमने कल कुछ जिस तरह से यूएस और चाइना का टेम्पररी ही सही जो एग्रीमेंट आते हुए देखा है 90 दिनों का, उसके बाद काफी सारी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में तेजी देखने को मिली। सोयाबीन उनमें से एक है। 3 महीने के हाईज पर इंटरनेशनल सोयाबीन फ्यूचर्स कारोबार करते हुए नजर आए हैं। कुछ सपोर्ट पाम ऑयल में भी देखने को मिला है। इंटरनेशनल क्यूज का इंपैक्ट सबसे पहले आप कैसे देखते हैं इस सेक्टर पर? देखिए, जहां तक यूएस की सोयाबीन की सेल का सवाल है टू चाइना, वो ऑलमोस्ट 25% चाइना का रिक्वायरमेंट यूएस से मीट होता था, विच ट्रांसलेट्स टू अबाउट 27 से 28 मिलियन टन। तो वो मैं समझता हूं विद ओनली 10% टैरिफ बीइंग इम्पोज्ड बाय चाइना, तो शायद वो बरकरार रह सकता है। सो वो इसीलिए अब देखिए कि सीबीओटी में थोड़ा मतलब ऊपर की तरफ रुझान आया, और उसका इम्पैक्ट पाम पे भी दिखाई दिया। पाम भी जो पिछले 3-4-5 दिनों से दबा हुआ था, पर वापस मतलब थोड़ा उठा। और मैं समझता हूँ इन सबको हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई हो रही थी अभी इन दिनों में, उससे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई लोगों को, जो जितना भी लोगों के गले में तेल था उसको निकालने की। मैं समझता हूँ वो टेम्परेरी तेजी डेफिनेटली पाम वालों को फायदा दिया है। बट इसका जो अभी यूएसडीए की भी जो रिपोर्ट आई है, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा बाजारों में तेजी बरकरार रहे, क्योंकि रिपोर्ट इज क्वाइट न्यूट्रल। और जहां तक ब्राजील का सवाल है या अर्जेंटीना का सवाल है, वहां की क्रॉप में कोई भी 19 नहीं है। आज 170 मिलियन टन के आसपास रफली ब्राजील की क्रॉप है, और 49-50 मिलियन टन की अर्जेंटीना की क्रॉप है। तो मैं नहीं समझता कि कोई बाजारों में तेजी कोई बरकरार रह पाएगी बहुत ज्यादा। ब्राजील अर्जेंटीना की रिपोर्ट्स तो बहुत बुलिश नहीं है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड एंडिंग स्टॉक्स देखें, यूएस प्रोडक्शन देखें, तो वहां पर थोड़ी सी बुलिशनेस यूएसडीए की रिपोर्ट में जरूर है। आपको लगता है कि अर्जेंटीना और ब्राजील के नंबर्स इन सम सेंस उसको यहाँ पर इक्वेट करते हुए दिखेंगे? आई थिंक वो इक्वेट कर देंगे। और जो बुलिशनेस, सो कॉल्ड बुलिशनेस है, वो केवल 2 मिलियन टन का फर्क है, 126 वर्सेस 124। तो वो इतने बड़े क्रॉप में और इतने बड़े उसमें मैं समझता हूँ कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। आई वुड फील कि जो यूएसडीए की कल की रिपोर्ट आई है, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट मेनी पीपल मे बी थिंकिंग, मेरे हिसाब से वो काफी कुछ न्यूट्रल है और तेजी नुमा नहीं है। जी अतुल जी, साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल इंडियन मार्केट्स को यहाँ पर आता हुआ देखें, और जिस तरह से एक टर्न अराउंड हमने प्राइसेस में फिर से आता हुआ देखा है, जहां पर पाम ऑयल प्राइसेस वापस इन डिस्काउंट हैं सोया और सन के, क्या हम ये जो इक्वेशन है वापस लौटता हुआ देखेंगे जहां पर पाम ज्यादा इंपोर्ट होगा? कैसे देखते हैं आप मई जून के महीने? देखिए, मई महीने में हम लोगों का एक रफ जो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से हिंदुस्तान का इंपोर्ट थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अब जो मस्टर्ड की भी क्रशिंग है, जो ऊपर में 12-13 लाख टन के आसपास में चल रही थी, अब थोड़ा मॉडरेट हुई और 8 से 9 लाख टन की रेंज में आ गई है। तो उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जो रिक्वायरमेंट है इस महीने शायद 11.5 से 12 लाख टन का तेल इंपोर्ट हो सकता है। और पाम, मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर से 6 लाख टन पाम आए, 3.5 से 4 लाख टन समझ लीजिए सोया आए, और 2-2.25 लाख टन सनफ्लावर आए। सनफ्लावर एज इट इज काफी प्राइस डिफरेंशियल हो गया है। पर इन सबको एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो हिंदुस्तान की डोमेस्टिक मार्केट्स को उठने नहीं देगी इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर कम्स। आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 80 से 90 हजार टन तेल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा है नेपाल से। और अगर इतना तेल इंपोर्ट होगा, विच ट्रांसलेट्स ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन साल का, तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान के बाजार कहीं जाने वाले नहीं है। और ये एक लिड बना के रखेंगे। अगर गवर्नमेंट ने इसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया, तो ये मतलब तेलों को कहीं हिंदुस्तान को सुधरने भी नहीं देगी और बढ़ने भी नहीं देगी।
काफी इंटरेस्टिंग है ये अतुल जी। 80 से 90 हजार टन पर सालाना आ रहा है नेपाल से, और ये कौन से तेल आ रहे हैं और ये ड्यूटी फ्री क्यों है? नहीं, सालाना नहीं आ रहा। मैं आपको आपकी गलतफहमी दूर गई है, महीने का आ रहा है। महीने का आ रहा है? हाँ, सालाना तो मैं समझता हूँ नहीं करते हुए ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन के आसपास आ जाएगा। आज इंडिया का बहुत बड़ा सप्लायर नेपाल हो गया है, और वो तेल भी हिंदुस्तान से ही होके जाता है और वापस हिंदुस्तान में आता है। तो आज यूपी की जो बाइंग है वो इतनी ज्यादा अफेक्टेड हो गई है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के जो कोई भी इंपोर्टर है वो तो तेल की ड्यूटी दे के लाएगा, पर नेपाल के थ्रू जो आता है वो बगैर ड्यूटी के आ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ी अतिशयोक्ति जो है ना, ये इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए और इसकी तरफ कुछ ना कुछ अंकुश लगाना चाहिए। अदरवाइज ये अपनी एडिबल ऑयल की जितनी भी कोशिशें गवर्नमेंट कर रही है, ऑयल सीड मिशन और ये सब, वो सब निगेट हो जाएंगे। तो क्या कुछ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपकी तरफ से गया है इसको लेकर? कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं यहाँ पर? नहीं, डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत कॉन्वर्सेशन है। अपनी इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो दे मेट द कॉमर्स मिनिस्टर ऑल्सो। उन्होंने वादा भी किया कि हम लोग इसकी तरफ डेफिनेटली ध्यान दें। पर चूंकि ये मलेशिया, ये जो अभी थोड़ी लड़ाई का माहौल बन गया था, तो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट की नजर से चूक गया हो। पर अब मैं समझता हूँ इट इज हाई टाइम कि इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। हम लोगों का एक सजेशन था कि आप देखिए, साफ्टा के तहत आप ज्यादा कुछ कर तो सकते नहीं है, पर डेफिनेटली आप उसको कैनलाइज कर दीजिए थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आज की तारीख में ये जो कोऑपरेटिव बॉडीज NCEL है या जो भी है, नाफेडा वगैरह, इनके थ्रू आप कैनलाइज कर दीजिए। उससे यू विल बी एबल टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ऑयल कमिंग इन फ्रॉम नेपाल। तो वो एक बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ जरूरी बात है, जिसको ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। ऑलराइट, तो काफी कुछ यहाँ पर होता हुआ, और जैसे अतुल जी ने हमसे बात यहाँ पर की है, यूएस चाइना का इम्पैक्ट क्या है, USDA की रिपोर्ट भी, मस्टर्ड कशिंग, भारतीय बाजारों में किस तरह का स्टॉक है, और ऑफ कोर्स नेपाल एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वो बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर एक क्लैरिटी भी लेकर आने के लिए। वेल, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये तो बात हुई खाने के तेलों की, लेकिन आपको याद दिला दें कि यहाँ पर प्याज को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं।